चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारे स्केरी स्टोरीज इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी डरावनी कहानियाँ रोज़ सुन सकें। नमस्कार, आज आपका फिर से स्वागत है एक नई कहानी में। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है शापित बंगला। रमेश एक सरकारी स्कूल का टीचर था। रमेश का अभी अभी तबादला हुआ था। देहरादून एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर लगभग एक हफ्ते तक रमेश स्कूल के ही सरकारी कमरे में रह रहा था। लेकिन रमेश को एक घर की ज़रूरत थी जहां पर वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ आराम से रह सके। एक दिन रमेश रोज़ की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते वो टेबल पर रखा आज का अखबार देखने लगा। अखबार में बहुत सारे किराए के लिए घरों को एडवर्टाइजिंग थे। रमेश ने बहुत सारे ऐड देखे और उसको एक बंगला पसंद भी आया जो देहरादून में उसके स्कूल से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर राजापुर रोड पर था। रमेश ने मन बना लिया कि हो ना हो अब इसी बंगले को लेना है, क्योंकि बाकी सभी घरों से इसका किराया भी बहुत कम था। और उसके बाद स्कूल जैसे ख़त्म हुआ, रमेश अपने रूम पर जाकर खाना वगैरह खाकर सबसे पहले उसने उसी अखबार में जो ऐड था उसमें दिए फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगते ही रमेश ने कहा कि सर, आपने अपने बंगले का ऐड दिया था अखबार में, वो मुझे चाहिए किराए के लिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो एक बार, और फिर जब तक आपका मन करे तब तक आप इसमें रह सकते हैं। फिर रमेश ने आज शाम को ही उस बंगले को देखने के लिए कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो एक बार, और फिर जब तक मन करे तब तक आप इसमें रह सकते हैं। फिर रमेश ने आज शाम को ही उस बंगले को देखने के लिए कह दिया और शाम को लगभग 4 या 4:30 बजे के करीबन रमेश अपने रूम से निकला और वहाँ पर जाकर उसने उस मकान मालिक को फ़ोन करके बता दिया और मकान मालिक ने आकर रमेश को बंगला खोलकर हर जगह से दिखाया। और रमेश बंगले में हर तरफ घूम घूम कर देख रहा था और यही सोच रहा था कि कितना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में मिल गया। सच में बंगला बहुत बड़ा और आलीशान था। फिर उसके बाद रमेश ने मकान मालिक से कहा, सर यार यह बंगला कितने दिनों से खाली है? फिर मकान मालिक ने कहा, यह लगभग 1 साल से खाली पड़ा है। रमेश ने कहा, यह तो शहर में इतना बढ़िया घर है और रेट भी बहुत अच्छा है, फिर क्यों खाली है? फिर मकान मालिक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सबका अपना अपना मानना है शुभ अशुभ, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ बताया नहीं। मकान मालिक ने उसके बाद रमेश ने किराया वगैरह की सारी बात कर ली और 2 से 3 के अंदर यहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने को कहा। उसके बाद रमेश ने रूम पर पहुँचते ही उसने अपनी वाइफ को फ़ोन में सारी बात बता दी कि एक बंगला देख लिया है, अब यहीं पर आ जाओ। रमेश की वाइफ भी बहुत खुश थी और अगले ही दिन वो नैनीताल से देहरादून आ गई। रमेश की वाइफ और उसकी एक छोटी बच्ची दोनों बहुत खुश थे और रमेश भी उस दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं गया था। रमेश ने अपनी वाइफ को बताया कि उसने जो बंगला देखा है वो बहुत बड़ा और आलीशान है, वहाँ हमें और कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के काम की सारी चीज़ें वहाँ पर है, इसलिए बस हमें सीधा वहाँ सिर्फ जाना है। फिर उसकी वाइफ ने कहा, चलो फिर अब कब चलोगे? रमेश ने हंसते हुए कहा, हाँ अभी टैक्सी बुक कर रहा हूँ, फिर हम तीनों उस बंगले में चले जाएंगे। उसके बाद रमेश ने टैक्सी बुक करी और थोड़ी देर में टैक्सी वाला टैक्सी लेकर आया। रमेश ने टैक्सी वाले को एड्रेस बताया और उसकी वाइफ और बच्ची तीनों टैक्सी में अपना सामान वगैरह लेकर बैठ गए। रमेश टैक्सी वाले के साथ आगे बैठा हुआ था। रमेश ने कहा कि आप यहीं के रहने वाले हो? फिर टैक्सी वाले ने कहा,
हाँ, मेरा नाम गुड्डू है और सर मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ। कई सालों से यहाँ रहता हूँ और टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी वाले ने बात ही बात में पूछा है, आप उधर कहाँ जा रहे हो? फिर रमेश ने कहा, राजापुर रोड साल जंगल के पास एक बंगला है जिसे मैंने किराए पर लिया है। अब हम वहीं पर रहेंगे। टैक्सी वाला शायद तुरंत समझ गया। फिर उसने कहा, मनोज प्रसाद जी का बंगला है जो राजापुर रोड साल जंगल के पास है। फिर रमेश ने कहा, हाँ, आप जानते हो क्या? उसके बाद टैक्सी वाले ने बड़ी हैरानी भरी नज़रों से रमेश को देखा और कहा, सर, आपको किसने आइडिया दिया कि आप उस बंगले को किराए पर लो? उस टैक्सी वाले की बात सुनकर रमेश ने कहा, क्यों, किसी ने नहीं, मैंने अखबार में उसका ऐड देखा था। टैक्सी ड्राइवर मानो उस बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने गाड़ी धीरे करी और कहा, सर, आप कहीं और देख लो, वो बंगला सही नहीं है क्योंकि वहाँ तक अभी तक कोई नहीं रहता। 1 साल से ज़्यादा हो गया, बंगला खाली है। कहते ही कि वहाँ रहने वाले इंसान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। रमेश ने टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की सारी बात सुनी और कहा, कैसी बेतुकी बातें कर रहा है, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। इतना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में कैसे छोड़ दूँ? उसके बाद टैक्सी ड्राइवर कुछ बोलने ही जा रहा था कि रमेश ने उसकी बात बीच में ही काट दी और रमेश ने कहा, अब तुम चुप हो जाओ। लेकिन रमेश की बीवी कहने लगी, नहीं भैया, आप बताओ उस बंगले के बारे में। आप तो यहीं के रहने वाले हो, आप ज़्यादा जानते होगे। उसकी वाइफ के बार बार कहने पर गुड्डू ने फिर बताना शुरू किया। गुड्डू ने कहा, मैडम, मैं आप सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप उस बंगले में मत जाओ। हाँ, मानता हूँ उसका किराया और सभी घरों से बहुत कम है, लेकिन उस किराए की क्या जो आपकी ज़िंदगी ही ले ले। फिर गुड्डू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैडम, आपसे पहले यहाँ बहुत लोग रहने को आए। जैसे आप कम किराए की लालच में उस बड़े बंगले में जा रहे हो, और लोग भी उस बंगले में बहुत शौक से जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के अंदर ही जो भी वहाँ जाता है उसकी मौत ज़रूर होती है। गुड्डू की ये सारी बात सुनकर रमेश की वाइफ थोड़ा घबराते और डरते हुए कहा, पर ऐसा क्या है उस बंगले में, क्यों होता है ऐसा? फिर गुड्डू ने कहा, मैडम, यह तो पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, लेकिन शायद कोई श्राप मिला हुआ है उस बंगले को, क्योंकि अब तक न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। वहाँ पर किसी की भी मौत होती है तो पुलिस जांच के बाद कुछ दिन, साल या 6 महीने बाद उस बंगले का मालिक उस बंगले को बंद रखता है, फिर दोबारा कुछ दिनों बाद उसको किराए पर दे देता है। लेकिन यह तो सच है कि कोई भी वहाँ जाता है तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। बहुत किस्मत वाला होता है जो वहाँ से ज़िंदा वापस चला आता है, वरना जो वहाँ शिफ्ट हो जाता है उसका मरना तो तय है। यह सब बातें सुनकर रमेश की वाइफ बहुत डर गई थी और उसने कहा, हम कहीं और घर देख लेते हैं, आज वापस उसी तुम्हारे रूम पर चलते हैं। लेकिन रमेश को शायद इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा स्कूल टीचर आज के ख्यालों का था, इसलिए रमेश ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है प्रीति, तुम भी कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेती। और फिर उसने गुड्डू की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, और क्या बात है ड्राइवर साहब, तुम कहानियाँ बड़ी अच्छी बना लेते हो। रमेश ने अपनी वाइफ को कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पर 2 दिन से लगातार जा रहा हूँ। कल जाकर हमने साफ सफाई भी करवाई थी। बहुत अच्छा बंगला है, इसलिए इन सब फालतू की बातों पर कोई ध्यान मत दो। और तुम ड्राइवर भाई, बस तुम गाड़ी चलाओ और हमें उस बंगले पर ले। फिर ड्राइवर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और थोड़ी देर में वो सब उस बंगले के पास पहुंच गए।
बंगला साल जंगल के थोड़ा अंदर की तरफ था। वहाँ पहुँचते ही गुड्डू ने टैक्सी रोकी और उन लोगों का सामान वगैरह उतार कर रखवा कर वो चला गया। और उसके बाद रमेश अपनी वाइफ बच्ची नेहा के साथ उस बंगले के अंदर चला गया और रमेश ने अपनी वाइफ को देखा रहा था, कह रहा था देखो कितना अच्छा और कितना बड़ा बंगला है, यह नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा है। पर रमेश की वाइफ थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसे भी बंगला बहुत पसंद आ रहा था और बंगले के चारों तरफ जो हरा भरा नज़ारा लग रहा था वो प्रीति को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर प्रीति ने रमेश से कहा, बंगला तो सच में बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है, लेकिन सामने जंगल देखने में भी बड़ा खतरनाक लग रहा है। इसलिए उसने रमेश से कहा, एक तो यह जंगल बहुत बड़ा और भयानक सा है, दूसरा वो जो ड्राइवर बता रहा था मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है यहाँ। रमेश ने फिर उसे समझाने की कोशिश करी, यार तुम समझती क्यों नहीं हो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन सच बताओ तो मैं इस शहर में इससे अच्छा और इतना बढ़िया बंगला कहीं मिलेगा इतने कम रेट पर। रमेश का तो यह बंगला रमेश को तो बस यह बंगला भा गया था। इसलिए उसके बाद वो घर में सारा सामान वगैरह इधर उधर सेट करने लगते हैं और पूरा घर सेट करने के बाद शाम लगभग 5 या 5:30 बजे के करीबन रमेश बाहर चला गया सब्जी लेने। घर में प्रीति और नेहा अकेले थे। रमेश के जाते ही प्रीति को मानो बहुत डर लग रहा था और सोफे पर बैठे हुए बस जो बात टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने बताई थी वही बार बार सोच रही थी। तभी उसकी नज़र आसपास पड़ी तो उसे नेहा कहीं पर नहीं दिखाई दे रही थी। उसके प्रीति घर में ही हर तरफ नेहा को आवाज़ मारकर ढूंढ रही थी, लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। प्रीति परेशान हो गई और बंगले में हर तरफ जाकर नेहा को खोज रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर नेहा को आवाज़ दे रही थी, लेकिन शायद नेहा आसपास कहीं नहीं थी। तभी तो नेहा को सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज़ लगा लगा कर प्रीति थक हार कर एक जगह बैठ कर रोने लगी। आगे की कहानी सुनते हैं कल के एपिसोड।